हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने लेसन 6 फूड हेल्थ एंड हाइजीन स्टार्ट किया था रीड करना। हमने पेज नंबर 43, 44 एंड 45 हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या था, किसके बारे में था, ये आपको याद होना चाहिए। हमने फूड, न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज और रेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए वो पढ़ा था। मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मिलकर बैलेंस डाइट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। एक भी इसमें से मिस हो जाएगा तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। फिर हमने डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा था, डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा था कि डेफिशिएंसी कौन सी, डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं न्यूबॉर्न्स में भी। और हमारे टीथ, आईज अच्छे रखने के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, ये पूरा हमने पढ़ा था। अब चैप्टर ओवर नहीं हुआ था, सो वी विल कंटिन्यू। हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ से पढ़ना है, स्टार्ट करना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जो एक दूसरे से फैलती हैं, वो डिजीज़। ओके, हम पढ़ेंगे। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप उस पर ध्यान देंगे। वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे, उस पर ध्यान देंगे आप। द डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर are called communicable और infectious diseases। जो एक पर्सन से, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर caused by germs, bacteria, virus, fungi and protozoa। दे आर स्प्रेड थ्रू, अभी हमने कॉज्ड बाय पढ़ा कि किस किस से फैलता है और कहाँ से फैलता है वो भी हम पढ़ेंगे। एयर, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट्स एंड डैमेज्ड स्किन। एयर में भी हो सकता है इन्फेक्शन, तो वो हमें हमारी बॉडी में आ सकता है। कोई भी हम इन्फेक्टेड फूड जिसमें जर्म्स हों या पानी जो ख़राब हो वो हम पी लें तो उससे हमें डिजीज़ हो सकती है। या किसी पर्सन को हुआ हो इन्फेक्शन, उसके कांटेक्ट में हम आए, हम उससे मिलें तो उससे भी हो सकता है। इंसेक्ट्स आपके फूड में बैठ जाएं और वो फूड आप खा लें तो उससे भी आपको हो सकता है। या वो आपके इंसेक्ट्स भी जैसे आपको कभी बाइट कर दें या हो जाए तो उससे भी होता है। और डैमेज स्किन, अब स्किन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। डैमेज स्किन होती है तो उससे भी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। एयर, अब एयर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हेन अ सिक पर्सन कफ मतलब खांसना, स्नीज छींकना और स्पिट्स, germs and release into the air। germs are released into the air। जब एक सिक पर्सन, एक बीमार पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है या स्पिट करता है तो जर्म्स रिलीज हो जाते हैं एयर में। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन दिस एयर, और जो हेल्दी पर्सन होता है जिसको डिजीज़ नहीं होती है वो इसी एयर को ब्रीथ करता है। द जर्म्स एंटर हिज बॉडी, तो जो जर्म्स होते हैं वो उसकी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में आ जाते हैं और उससे क्या होता है, वो हेल्दी पर्सन भी सिक हो जाता है। कॉमन कोल्ड, डायरिया, वायरल फीवर, वूपिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू द एयर। ये कुछ डिजीज़ेस के नाम हैं जो एयर में होने से स्प्रेड हो जाता है बहुत लोगों में। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर,
अब हम इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि उससे कैसे होता है. Food and water may get infected with germs when they are not stored properly. अगर हम अपने फूड को प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे एक टाइम के बाद, और प्रॉपरली स्टोर कवर करके नहीं रखेंगे, तो उसमें जर्म्स होने के पूरे चांसेस होते हैं, उसमें जर्म्स आ जाते हैं. फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज. फ्लाइज जो होती हैं वो गार्बेज में बैठती हैं एंड डस्ट एंड कैरी जर्म्स दैट stick on their legs. When these flies sit on uncovered food, the germs are left on the food and contaminate it, or when dust and soil blown away by the wind and settle on the food. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. जो इंसेक्ट्स होती हैं, जो फ्लाइज होती हैं, वो पहले गार्बेज में बैठती हैं, तो वहाँ से उनके जो जर्म्स होते हैं, जो डस्टबिन के जर्म्स होते हैं, वो उनकी लेग्स में स्टिक हो जाते हैं. फिर वो ही फ्लाइज उड़ के अगर हमारा अनकवर्ड फूड होगा तो उसमें आके बैठेंगी और वो सारे जर्म्स हमारे फूड में लग जाएंगे. फिर वो फूड हम लेंगे अगर, तो फिर वी विल फॉल सिक. तो हमें कभी भी अपना फूड अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए, फ्रिज में भी रखना चाहिए और कवर करके ही रखना चाहिए. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट्स क्लोथ्स, टॉवल, utensils, sputum and cough. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर कोई ऑलरेडी सिक है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, तो उसके साथ हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखेंगे, चाहे उनके क्लोथ्स को हम टच करें या उनके टॉवल को या उनके यूटेंसिल्स को, तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में भी आ सकता है. अब डिजीजेस such as ringworms, smallpox, measles, chickenpox spread by direct contact with the skin or clothes or of an infected person. डिजीजेज, ये सारी डिजीजेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमारी बॉडी में आ सकती हैं. टाइम टू नो. प्रॉपर हाइजीन इज वेरी इम्पॉर्टेंट when it comes to food preparation. हाइजीन का बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का, when it comes to food preparation. जब हम खाना बना रहे होते हैं तब हमें साफ सफाई का, हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो. इंसेक्ट्स. Blood-sucking insects such as mosquitoes, fleas, bugs can cause spread of disease. When the mosquitoes bites a healthy person, जब एक mosquito एक healthy person को bite करता है, the germs pass into the blood of the person, can cause malaria, dengue, fever. जब एक mosquito bite करता है और germs एक healthy person में आ जाते हैं तो उनको मलेरिया और डेंगू जैसा डिजीज हो सकता है. सम अदर डिजीज कॉल्ड बाय एनिमल्स आर येलो फीवर एंड प्लाग. डिजीजेस के नाम हैं. तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, हमें अपना एटमॉस्फेयर साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज ये सब भी ना आए. डैमेज स्किन. If the skin is damaged and get hurted, germs can enter and cause diseases. अगर हमारी स्किन डैमेज्ड है या हमें लगी हुई है, चोट लगी हुई है, तो उसमें भी जर्म्स बहुत ही इजीली आ सकते हैं और उससे हमें डिजीज हो सकती है. जर्म्स ऑफ डिजीजेस सच एज टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू कट्स. जैसे अगर हमारी बॉडी में लगे होते हैं तो उसमें टेटनस जैसे डिजीजेस हमें, इसलिए कहते हैं ना, टेटनस की वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, इंजेक्शन लगाना चाहिए. अगर हमें कभी भी चोट लगी है, कट्स लगे हैं, तो इमीडिएटली हमें टेटनस इंजेक्शन लगवाना चाहिए.
अब हम वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। This is an effective way of preventing communicable diseases. Vaccines are made of small quantity of very weak germs of a particular disease. They are given orally or injected into the body. वैक्सीनेशन आप सब बच्चों को पता है, कोई भी डिजीज़ हो उसका क्योर, उससे बचने के लिए, उससे ठीक होने के लिए वैक्सीनेशन लगती है। या तो वो ओरली ली जाती है या तो इंजेक्शन लगता है। When they enter the body produces substances. These substances capable of fighting the germs of that disease. अगर हमारे बॉडी में जो जर्म्स होते हैं तो उससे फाइट करने के लिए ये वैक्सीनेशन यूज़ होती है। दिस क्रिएट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। इससे हमें हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, जिससे कि वो कोई भी डिजीज़ से हमारी बॉडी फाइट कर सकती है। इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए। कोई भी फॉरेन पार्ट या कोई भी हमारी बॉडी में कुछ भी अलग एंटर होता है, तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यूनिटी हमारी अच्छी होगी, तो वो कोई भी डिजीज़ से, जर्म से फाइट कर सकता है। तो हमारी बॉडी में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए वी शुड कीप आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। The transfer of germs from one person to another in a human body or from one person to another is called transmission. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में germs जब एंटर होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम प्रिवेंशन क्या क्या है जिससे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड ना हो। Communicable diseases are contagious, but we have to prevent them by following some simple tips. कुछ टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। By maintaining hygiene. Wash your hands before eating food. आपको हमेशा अपने hands wash करने चाहिए। आजकल तो आपने बार बार करने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है there is a virus, कोरोना वायरस, जो हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। बहुत ही डेंजरस है वायरस। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत ही ध्यान देना है इस टाइम पे स्पेशली। ये सब डिजीज़ भी हैं बहुत ही डेंजरस जो हमने अभी पढ़ी। उसके साथ एक कोरोना वायरस भी है जो बहुत ही डेंजरस है आजकल। सो आप बच्चों ने तो स्पेशली ध्यान देना है। इसलिए हम स्कूल में नहीं मिल पा रहे हैं आप सब बच्चों से, तो आपने बहुत ही हाइजीन मेंटेन करना है। अपने हैंड्स बार बार वॉश करने हैं। बिफोर ईटिंग तो करने ही हैं और वैसे भी करने हैं। आप कहीं बाहर से आएंगे, खेल के आएंगे या कुछ भी, आप थोड़े थोड़े टाइम में जर्म्स ना आपकी बॉडी में एंटर करे, वायरस ना आपकी बॉडी में एंटर करें, इसलिए आपने बार बार अपने हैंड्स वॉश करने हैं। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम। हमने अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं वो भी खाने से पहले वॉश करने चाहिए अच्छे से। डू नॉट ईट अनकवर्ड एंड स्पॉइल्ड फूड। जो अनकवर्ड फूड हो, जो ढका ना हो फूड, और जो स्पॉइल हो चुका हो फूड, वो हमें कभी नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर। वाटर भी हमें साफ़ पीना चाहिए, बॉयल करके या फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, जिससे कि उसमें जितने भी जर्म्स हों वो चले जाएं। कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपना घर और हमें आसपास का एरिया हमेशा क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट यूज क्लोथ्स एंड एनी अदर आर्टिकल यूज्ड बाय अ सिक पर्सन। अगर कोई सिक पर्सन है आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो हमें कभी भी उनके क्लोथ्स या कोई भी चीज़, टॉवल हो गया, क्लोथ्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, वो हमने उनके यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जर्म्स जो अगर उनके आर्टिकल्स में होंगे वो हमारी बॉडी तक पहुंच सकते हैं। चेंज द वाटर ऑफ कूलर्स फ्रीक्वेंटली। हमें हर थोड़े टाइम में, हर थोड़े दिन में
वाटर का जो कूलर का वाटर होता है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मॉस्किटोज आ जाते हैं तो वो भी इन्फेक्टेड वाटर बन जाता है। एक्सरसाइज। Besides a balanced diet, our body needs regular exercise and rest to be healthy. बैलेंस डाइट के अलावा भी हमारी बॉडी को एक्सरसाइज और रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम प्रॉपर रेस्ट या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे नहीं रहेगी। एक्सरसाइज मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज करने से हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। एक्सरसाइज इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड। एक्सरसाइज से फ्लो ऑफ ब्लड भी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ स्वेट दैट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। एक्सरसाइज करने से हमें बहुत ही पसीना आता है, जिससे कि जितने भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से चले जाते हैं। एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आवर हार्ट एंड इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट भी बहुत अच्छा रहता है और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी होता रहता है। अब हम एक्सरसाइज भी हमने आज करनी है, इसकी क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, एक्सरसाइज ABC करेंगे, क्वेश्चन ABC। ओके, सो ये हमने चैप्टर पढ़ा। आपने ये चैप्टर भी पूरा रीड करना है। अगर आपने पहले का रीड नहीं करा है, जो हमने करा था स्टार्ट पेज नंबर 43 से, अब आपने पेज नंबर 43 टू 47 रीडिंग है वो आपने कंप्लीट करनी है। पूरे चैप्टर को समझना है। सारे पेज में मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अंडरलाइन करे हैं, वो आपने बहुत ही ध्यान देना है उनमें। ओके, और आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको क्वेश्चंस जो आप पढ़ेंगे वो आपको कुछ समझ नहीं आएंगे। सो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन ABC आज करेंगे। A, fill in the blanks. Dash are called energy giving nutrients. ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये क्या बना? Carbohydrates and fats are called energy giving nutrients. Dash also helps in healing cuts and wounds. जब हमें कोई भी कट लग जाता है या हमारा कोई सर्जरी होती है या कोई हीलिंग कट्स होते हैं, वो कौन हेल्प करता है उससे, उसको ठीक रखने में, उसको फटाफट ठीक करने में? प्रोटीन्स। इसलिए कहते हैं ना, कोई भी आपकी सर्जरी हुई हो या आपको कोई चोट लग गई हो तो आपको प्रोटीन्स लेने चाहिए। प्रोटीन्स किस में होता है? एग में होता है, फिश में होता है, मीट में, पल्सेस में बहुत ज़्यादा, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आपको प्रोटीन्स लेने चाहिए। डैश हेल्प्स इन मेकिंग आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। ये तो आप सब बच्चों को पता है, किससे होता है टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग? कैल्शियम। इसलिए बोलते हैं जिसकी बोन्स वीक हैं, टीथ वीक हैं, उनको कैल्शियम लेना चाहिए। वी शुड डैश एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स डेली। हमें क्या करना चाहिए? 7 to 8 आवर्स डेली हमें स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर्स, जिससे कि हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। अ डैश डाइट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रपोर्शन। अ बैलेंस्ड डाइट, इसलिए कहते हैं कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट में हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स और उनका परफेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये थे फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन A। अब हम क्वेश्चन B में मूव करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। Rice, wheat and potato bread and bananas have protein, carbohydrates, vitamins.
राइस, व्हीट, पोटैटो, ब्रेड एंड बनाना में क्या होता है, वो किस में रिच होते हैं? प्रोटीन्स में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं या विटामिन्स में होते हैं? दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। आप इसको ध्यान रखेंगे बहुत। डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। प्रोटीन्स। डैश हेल्प इन मेकिंग ब्लड। ब्लड किससे बनता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन। आयरन से। आयरन इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश कैन कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डायसेंट्री। ये हमने अभी पढ़ा था। बैक्टीरिया से, वायरस से या जर्म्स से? जर्म्स से। सी क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग। 4 कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड। इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब हमने ऊपर भी पढ़ा था इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कौन से हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है? राइस, व्हीट, पोटैटोज एंड मेज। अब ऐसे ही प्रोटीन का बताना है। प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स कौन से हैं? एग, फिश, मीट एंड पल्सेस। फैट कंटेनिंग फूड्स, मिल्क, बटर, चीज एंड घी। आपको ये सारे पता होने चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स में किस चीज़ में ज़्यादा रिच है, क्या लेने से हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट अच्छा हमें मिलेगा। 4 विटामिन्स कंटेनिंग फूड्स। विटामिन्स किस में होता है सबसे ज़्यादा? कैरेट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फिश। 4 मिनरल्स कंटेनिंग फूड्स, स्पिनच, मिल्क, नट्स, एग। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपने ये अच्छे से, आप चैप्टर रीड करेंगे इसलिए आपको अच्छे से पता होगे। उसमें डिटेल में अलग अलग एग्जाम्पल्स देके हर न्यूट्रिएंट के बारे में बताया गया है जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपने वो फिर से पूरा चैप्टर रीड करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको नॉलेज गेन हो वो वाला चैप्टर है। तो आपने ये पूरा पढ़ना है हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, फूड हेल्थ एंड हाइजीन, पेज नंबर 43 to 47 एंड देन आप 48 एंड 49 पे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने करी। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी है वो भी हम करेंगे। तब तक उससे पहले आपका ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तभी हम अच्छे से, अगर आगे का रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो आप ये कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, एक्सरसाइज भी, आंसर्स लर्न करेंगे और जो रीडिंग में है डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो आप अपनी नोटबुक में लिखकर उसके स्पेलिंग्स लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।